हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्युत धारा के इस अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे अपवहन वेग। स्टूडेंट, अपवहन वेग को अपवाह वेग भी बोलते हैं। अपवाह वेग या अनुगमन वेग भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम जो होता है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, हम इसको अलग अलग बुक में अलग अलग नामों से जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब अलग अलग है, सब एक ही चीज है। फिलहाल हमारे पास जो नाम है वो है अपवहन वेग। चालू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक चालक है। ठीक है, जब कोई चालक है तो चालक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब इसमें किसी भी प्रकार से परिपथ नहीं जोड़ा गया है, अर्थात इनके सिरों के बीच में कोई भी विभवांतर नहीं लगाया गया है, तब इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसके इलेक्ट्रॉन को अगर हम झांक कर देखें, ये मान लेते हैं एक बॉक्स के रूप में हो। ठीक है, इसको देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें कैसे टेढ़ी मेढ़ी यादृच्छिक रूप से इधर उधर क्या करेंगे? ऐसे, कोई इधर कोई इधर, ऐसे वैसे क्या करेंगे? इसमें गति करते रहेंगे। ये कैसी गति कर रही हैं? यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति। अब यादृच्छिक गति क्या होती है? हम लोग गणित में पढ़ते हैं, प्रायिकता जब पढ़े हम लोग तो हम लोगों ने ये देखा है कि ये कोई बैग है, बैग में रेड गेंद है, व्हाइट है, ग्रीन है, ब्लैक है, उसमें रखा हुआ है। अब उनको यादृच्छिक रूप से निकालना है। तो यादृच्छिक मतलब क्या हुआ कि उसके निकालने का कोई पैटर्न नहीं है, कोई नियम नहीं है। हमने हाथ डाला, जो बॉल निकल गया उसको हम लोगों ने निकाला। इस प्रकार जिसका कोई पैटर्न नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक स्वरूप। यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये नहीं पता है। इनकी जो गति है वो टेढ़ी मेढ़ी या इसे हम क्या कहते हैं? जिग जैग। ठीक है, इस तरीके से ये गति करती हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर कर रहा है, कोई इससे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएगा, फिर उसकी दिशा बदलेगी, फिर दूसरे से टकराएगा, फिर उसकी दिशा बदलेगी। मतलब इनकी कोई भी दिशा फिक्स नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन U1 है जिसका वेग U1 है, दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसका वेग U2 है, तीसरा इलेक्ट्रॉन जिसका वेग U3 है। ऐसे ही इसमें N इलेक्ट्रॉन जो है, Nवें इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है? UN है। ठीक है, तो जब हम इसका औसत वेग निकालेंगे, औसत वेग UAV, तो औसत वेग के लिए क्या करते हैं? सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, और जोड़ने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन है? N इलेक्ट्रॉन, तो N से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। औसत मान गणित में ऐसे ही तो हम लोगों ने निकाला है, टोटल नंबरों का योगफल बटे टोटल नंबरों की संख्या। कितने नंबर हैं? तो N इलेक्ट्रॉनों का वेग का योगफल बटे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? N है। तो जब इसका औसत वेग निकालते हैं तो इसका वैल्यू जो आता है वो होता है 0। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अंदर में गति जो कर रहे हैं, इनके गति का इस चालक में कोई भी फर्क, कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। इसका जो औसत वेग आ रहा है कितना? 0 आ रहा है। अब क्या करते हैं, ये जो चालक है, इस चालक के सिरों पर हम क्या करते हैं? विभवांतर लगा देते हैं। ठीक है,
विभवांतर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ऐसे एक बैटरी जोड़ देते हैं। जोड़ देंगे तो इसमें प्लस से माइनस की ओर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। विभवांतर उत्पन्न करेंगे तो इसमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र लगेगा दोनों सिरों के बीच में, और विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, प्लस से माइनस की ओर होगी। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे या हैं मैं कहूं, ठीक है, उनकी गति करने की दिशा निश्चित हो जाएगी। कैसी दिशा होगी कि यदि विद्युत क्षेत्र या विद्युत धारा की दिशा इधर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब किधर गति करेंगे, इस दिशा में गति करेंगे, ऐसे गति करेंगे, ठीक है, एक निश्चित दिशा में ये गति करने लगेंगे। अभी तक ये इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा, कोई ऐसे कर रहा है, ठीक है, इनकी दिशाएं अभी तक क्या थी, फिक्स नहीं थी। इन इलेक्ट्रॉनों की दिशा जब तक हमने इस पर विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था, कोई भी विभवांतर नहीं उत्पन्न किया था, तब तक ये टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति कर रही थी। जैसे ही हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया, अर्थात इसमें हम लोगों ने एक बैटरी जोड़ दिया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, गति करने लगे। अब इनकी दिशा क्या हो गई, फिक्स हो गई। ठीक, इस स्थिति में अब हम मान लेते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो गया, u1 से v1 हो गया, ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग u2 से v2 हो गया, तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग u3 से v3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही nवें इलेक्ट्रॉन का जो वेग है un से vn हो गया। तो जब हम लोगों ने अब इसका औसत निकाला, तो इसका औसत निकालने पे ये मिलता है कि इसका औसत 0 के बराबर नहीं होता है। पहले जब इस पे हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं लगाए थे, तब तक इसका औसत वेग कितना आया, 0 आया। जैसे ही हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र लगाया तो इनकी दिशा फिक्स हो गई, ठीक है, दिशा फिक्स हो गई तो इनका वेग भी परिवर्तन हुआ। वेग परिवर्तन होकर जब इसका अब औसत वेग देखते हैं तो हमारा औसत वेग 0 नहीं होता है, ये औसत वेग कितना के बराबर हो जाता है, vd के बराबर, और इसी vd को हम बोलते हैं अपवहन वेग। इसी vd को हम बोलते हैं क्या, अपवहन वेग। क्लियर है। आगे देखिए, अब होता क्या है कि जब E इसमें विद्युत क्षेत्र लगा, जब पहले नहीं लगा था, जब हमने विद्युत क्षेत्र लगाया तो इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या हुआ, एक बल लगा, ठीक है, वो बल हम मान लेते हैं कितना लगता है, F लगता है। विद्युत क्षेत्र E के कारण इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल F इक्वल टू कितना बल लगेगा, जब हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि ये हमारा क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, एक विद्युत क्षेत्र E है। इसमें विद्युत क्षेत्र में एक आवेश Q0 लगा हुआ है, तो इस Q0 पर जो बल लगता है F इक्वल टू कितना लगा था, Q0 इंटू E। ये हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा है। यहाँ पर कौन सा आवेश था, Q0 आवेश। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है जिस पर माइनस चार्ज है। हम लोगों ने जब यहाँ पढ़ा था तो हम लोगों ने प्लस आवेश Q0 टेस्टिंग चार्ज हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए धनात्मक आवेश था। यहाँ पर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस पर ऋण आवेश है, ठीक है, तो इस पर लगने वाला बल
इस Q के जगह पर कितना लगेगा, आवेश E, ठीक है, इनटू विद्युत क्षेत्र कितना लगा है, कैपिटल E, ठीक है, जहां पर ये स्मॉल e क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ठीक है। अब चूंकि विद्युत धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन की दिशा एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, और जब विपरीत हैं तो यहाँ पर क्या चिन्ह लगेगा, माइनस चिन्ह। मतलब विद्युत क्षेत्र E के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, माइनस का स्मॉल e इंटू कैपिटल E। इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। और जब जितना बल लगा तो बल के कारण क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, और वही त्वरण ही तो इसके वेग को बदलता है, ठीक ना। तो F बल के कारण जो त्वरण लगेगा, F बल के कारण त्वरण, त्वरण का सूत्र F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, ठीक है। m का तिर्यक गुणा कर देंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बटे m। F का मान समीकरण 1 से रखते हैं, F का मान समीकरण 1 से रखने पर रखें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का स्मॉल e कैपिटल E बट्टे स्मॉल m, समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये त्वरण कौन सा त्वरण है, यही वो त्वरण है जो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, u वेग से v वेग में परिवर्तित करता है। समझ में आ रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझिए, हमको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। देखिए क्या हुआ, पूरे को मैं एक बार फिर से बताता हूं। हमारे पास एक चालक है जिसमें कोई भी विभवांतर नहीं लगाया गया है। अब जब कोई भी विभवांतर नहीं लगाया गया है तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, यदि हम उसको देखेंगे, झांक के देखेंगे, तो हमको ये मिलता है कि ये इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। जब हमने इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन क्या हुए, गति करने लगे। अब इनकी गति यादृच्छिक गति नहीं है, इनकी गति एक निश्चित दिशा में फिक्स हो गई। जब तक ये टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति कर रहे थे तब तक इनका औसत वेग कितना आया, 0 आया। अब जब ये एक निश्चित दिशा में गति करने लगे तो इनका जो औसत वेग हुआ वो 0 नहीं आया। कितना आया, अपवहन वेग vd के बराबर। ये क्या हुआ, हमारा औसत वेग, ठीक है। ये किसके कारण हुआ, इस विद्युत क्षेत्र के कारण हुआ। ये विद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या किया, एक बल लगाया। वो बल कितना आया, समीकरण 1 के बराबर, ठीक है। जब ये विद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाया तो बल के कारण इनमें क्या हुआ, त्वरण उत्पन्न हुआ, और यही त्वरण इनके वेग को क्या किया, परिवर्तन किया। यह त्वरण इलेक्ट्रॉनों के वेग u1, u2, u3 डैश 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 u1 को वेग v1, u1 को v1 में, u2 को v2 में, u3 को v3 में और un को vn में बदल देता है, ठीक है। और वेग में परिवर्तन जो हुआ उस परिवर्तन में इसमें लगा समय क्रमशः ये मान लेते हैं कि u1 को v1 में बदलने में t1 समय लगा, u2 को v2 में बदलने में t2 समय लगा, u3 को v3 में बदलने में t3 समय लगा, अप टू un को vn में बदलने में
Tn समय लगता है। ठीक है, ये हो गए पूरे कंडीशन। अब क्या करता हूं, मैं इसको मिटाता हूं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब आप इसका फटाफट फोटो ले लीजिए, फिर इसके आगे की कहानी को देखते हैं। अब गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से गति का पहला समीकरण क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब ये ए क्या कर रहा है, ये त्वरण जो है u1 वेग को v1 में परिवर्तित कर रहा है, तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 प्लस त्वरण तो फिक्स है, a ही है। ठीक है, तो a इंटू समय कितना लगा, t1 लगा। इसी प्रकार तथा v2 इक्वल टू क्या होगा, u2 प्लस a t2 होगा। इसी प्रकार v3 इक्वल टू क्या होगा, u3 प्लस a t3। ऐसे ही vn इक्वल टू क्या होगा, un प्लस a tn। ठीक, अब इस पूरे मान को मैं इस समीकरण में रख देता हूं औसत वेग में। तो vd इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 का मान कितना है, u1 प्लस a t1 प्लस v2 का मान कितना है, u2 प्लस a t2 प्लस v3 का मान कितना है, u3 प्लस a t3 प्लस अप टू vn का मान कितना है, un प्लस a tn बटे में कितना है, n। ठीक है, अब नीचे वाले को मैं मिटा देता हूं। इसमें मैं u1, u2, u3, un को एक साइड अगर लिख दूं तो vd इक्वल टू क्या मिलेगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 प्लस un तक प्लस अब at1 t2 t3 tn इनको लिख देता हूं, at1 प्लस at2 प्लस at3 प्लस डैश 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 प्लस atn। ठीक है, पूरे के बटे में क्या है, n है। ठीक, अब मैं इस n को इस प्लस के बटे में अलग, इसके बटे में अलग लिखता हूं, तो vd इक्वल टू क्या मिल जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 प्लस un पूरे के बटे में n प्लस इन सभी में a है, a कॉमन निकाल लेता हूं, क्या बचेगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश 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 प्लस tn बटे क्या है, n। ठीक है, अब इसका मान हमको कितना मिला था, इसका मान हमको कितना मिला था, मैंने अभी स्क्रीनशॉट लेने को बोला था, उसमें इसका मान अब देखिए कितना मिलता है, इसका मान, इस पूरे का मान मिलता है क्या, 0 प्लस a इंटू ये जो है ये कहलाता है टाउ, ये क्या कहलाता है, टाउ इसको बोलते हैं, और a टाउ बराबर क्या कहलाता है, विश्रांति काल, विश्रांति काल। ठीक है, ये क्या है, t1 t2 t3 tn तक ये सभी क्या हैं, ये एक्चुअल में प्रारंभिक वेग से इस वेग में परिवर्तन होने में जो भी समय लगा है वो है। ठीक है, और ये टाउ ये कहलाता है विश्रांति काल। मतलब ये अगर मैं कहूं कि हमारे पास यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अब अगर तीसरे इलेक्ट्रॉन को मैं आगे ऐसे लिख दूं, तो जब ये गति करेगा तो इससे टकराएगा। ठीक है, जब टकराएंगे तो टकराने के बाद एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे। टकराने के बाद ये इससे टकराएगा, तो दो, ये पहले किससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराने के बाद फिर इससे टकरा रहा, मतलब दो क्रमागत टक्कर, पहले टक्कर और दूसरे टक्कर के बीच में जितना भी समय लगता है, ध्यान रखिएगा ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कभी कभी परीक्षाओं में 1 नंबर में पूछा जाता है कि विश्रांतिकाल क्या है। तो इसका परिभाषा जो होता है वो ये होता है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाला समय, दो क्रमागत टक्कर जब होते हैं तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में कितना समय बचा, पहले टकराया ये इससे, ठीक है, टकराने के बाद इससे दूर हुआ, अब ये दूसरे से जाकर टकराया, तो इससे और इस तक पहुंचने के बीच में, इससे टकराने के बाद और इससे टकराने से पहले के बीच में कितना समय बचा, वही समय कहलाता है क्या, विश्रांति का टाउ। ठीक है, तो Vd इक्वल टू क्या मिला यहाँ पे, Vd इक्वल टू इतना मिला। अब Vd इक्वल टू ए का मान समीकरण 2 से रख दूं, समीकरण 2 से रखेंगे तो मिलेगा माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई बटे स्मॉल एम इंटू टाउ। ठीक है, अतः Vd इक्वल टू क्या मिला हमको, अतः Vd इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बटे स्मॉल एम। ये होता है क्या, अनुगमन वेग का सूत्र या अपवहन वेग का सूत्र। इस सूत्र का उपयोग हमको आगे करना भी है। अब हम लोगों ने पा लिया क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। इसमें आप एक एक चीज को ध्यान रखिएगा कि क्या क्या है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, कैपिटल ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, टाउ क्या है, विश्रांतिकाल, और एम क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोगों ने सब तो पा लिया, हम लोगों ने अभी तक अपवहन वेग का परिभाषा नहीं जान गए होंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। फिर भी बता रहा हूं, अपवहन वेग क्या है, अपवहन वेग है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में औसत वेग। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ही तो ये औसत वेग लगा है। जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं था तो औसत वेग का मान क्या था, 0 हुआ। ठीक है, जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति हुई तो औसत वेग जो हुआ वो बदला, 0 नहीं हुआ, और जो औसत वेग मिला वही है हमारा क्या, अपवहन वेग। एक लाइन में इसका परिभाषा है, वीडियो को आराम से रोक करके नोट कर लीजिए। क्या, अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है। इसे हम Vd से प्रदर्शित करते हैं, जिसका ये हमको क्या मिला, सूत्र मिला। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें नए नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। कोई सजेशन हो आप सजेशन भी दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।